इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि एक पूरे देश की तकदीर पर छप जाती हैं। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के ऐसे ही एक भूचाल की, 1857 का महासंग्राम। वो क्रांति जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक अफवाह, एक एक कानाफूसी इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो 1857 के विद्रोह की जड़ में है। चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 की जो आग थी ना, वो कोई अचानक नहीं भड़की थी। असल में ये तो दशकों से, मतलब सालों से सुलग रही शिकायतों का एक विस्फोटक नतीजा था। बिल्कुल एक बारूद के ढेर की तरह जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और ये असंतोष, ये गुस्सा हर तरफ था। सोचिए, एक तरफ राजाओं से उनके राज छीने जा रहे थे, दूसरी तरफ किसान लगान के बोझ तले दबे जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि उनका धर्म खतरे में है। और तो और सेना में अपने ही देश के सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। मतलब चारों तरफ एक घुटन का माहौल था। और इस सुलगती हुई आग में घी डालने का काम किया लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब एकदम सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस, कोई बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट सब कुछ अंग्रेजों का हो जाएगा। बस इस एक कानून ने ना जाने कितनी रियासतों को रातों रात ब्रिटिश हुकूमत का कट्टर दुश्मन बना दिया। तो ये सब तो था वो बारूद जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। साल था 1856, महीना दिसंबर का। ब्रिटिश सेना में एक नया हथियार लाया गया। नाम था एनफील्ड राइफल। और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये महज एक बंदूक नहीं बल्कि इतिहास का रुख बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि भाई एक बंदूक ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, जो पुरानी ब्राउन बेस्ड राइफल थी उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, दशकों से इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन इस नई एनफील्ड राइफल में एक पेंच था। इसके कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और बस यहीं से एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए ये धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। और फिर वो चिंगारी एक शोला बन गई। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे की हुंकार, 10 मई मेरठ से विद्रोह का बिगुल। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 12 मई को विद्रोही सिपाही दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर चुके थे। जरा इस बगावत की रफ्तार तो देखिए। तो चलिए अब कहानी के उन किरदारों और उन जगहों को देखते हैं जो इस महान विद्रोह के बड़े केंद्र बने। ये लड़ाई किसी एक शहर या एक जगह तक सीमित नहीं थी। दिल्ली में कमान बख्त खान के हाथों में थी, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाले हुए थीं। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे थे, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की तलवार चमक रही थी। बिहार में कुंवर सिंह से लेकर बरेली में खान बहादुर खान तक ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तर भारत ही उठ खड़ा हुआ हो। पर एक सवाल उठता है, इतने बड़े पैमाने पर यह विद्रोह फैला कैसे, संदेश कैसे भेजा गया? इसका जवाब छिपा है 2 प्रतीकों में, कमल और रोटी। कहते हैं कि ये प्रतीक गांव-गांव, छावनी-छावनी घूमते थे और चुपचाप क्रांति का संदेश फैलाते थे। ये इस बात का भी सबूत है कि ये सिर्फ एक अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक संगठन काम कर रहा था। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। आखिर 1857 में जो हुआ उसे क्या कहा जाए? क्या वो सिपाही विद्रोह था या आज़ादी की लड़ाई? इसको लेकर इतिहासकारों में आज भी एक लंबी बहस चलती है। तो आखिर इसे क्या माना जाए? एक तरफ हैं वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार जो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, मतलब पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकार इसे बस एक सिपाही विद्रोह यानी सिपॉय म्यूटिनी कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सच इन दोनों में से क्या है? लेकिन हो सकता है कि सच इन दोनों के बीच में कहीं हो। मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। उनका ये कहना इस पूरे घटना की कॉम्प्लेक्स नेचर, उसकी जटिलता को दिखाता है। मतलब इसे किसी एक खांचे में फिट करना इतना आसान नहीं है। खैर,
हुआ ये कि इस विद्रोह को बहुत ही क्रूरता के साथ दबा दिया गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत दूरगामी थे। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी शक्ल ही हमेशा के लिए बदल दी। इस विद्रोह का असर भारत के लिए एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। सबसे पहली और बड़ी बात, पिछले 100 सालों से राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म कर दिया गया। अब भारत का शासन सीधे लंदन से यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, और इसी के साथ गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बन गए भारत के पहले वाइसराय, जो सीधे महारानी के नुमाइंदे थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने ठान लिया कि ऐसी बगावत दोबारा नहीं होने देनी है, और इसके लिए उन्होंने पील कमीशन की सिफारिशों पर सेना का पूरा ढांचा ही बदल दिया। अब सेना में भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। तो आखिर में एक सवाल, 1857 की क्रांति भले ही अपने मकसद में उस वक्त कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन क्या इसी नाकामयाबी ने आने वाले 90 सालों के स्वतंत्रता संग्राम की नींव नहीं रखी? क्या इसी चिंगारी ने आज़ादी की उस आग को नहीं भड़काया जो 1947 में जाकर पूरी हुई? शायद कभी-कभी एक बड़ी हार ही एक बड़ी जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।